हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का सेकंड चैप्टर मात्रक तथा मापन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में क्या है कि हम जितने भी भौतिक राशियाँ होती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, बहुत सारी राशियाँ हैं ऐसी, ठीक है। तो इन सभी राशियों का क्या करते हैं, मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लंबाई है, लंबाई नापना है। अब यहाँ से लेकर के एक शहर से लेकर के दूसरे शहर की लंबाई नापना है, तो आपके पास किलोमीटर है बड़ा सा। अब मान लो एक वायरस की लंबाई नापना है तो किलोमीटर में थोड़े नापेंगे भाई, 1 किलोमीटर बड़ा नहीं ना होता है, तो उसके लिए कुछ क्या है, छोटा यूनिट होना चाहिए। तो एक छोटे से वायरस की लंबाई कैसे नापते हैं, दो शहर के बीच की लंबाई कैसे नापते हैं, तारों के बीच की लंबाई कैसे नापते हैं, ठीक है। द्रव्यमान अगर थोड़ा सा है तो कैसे मापते हैं उसे। जैसे परमाणु है, परमाणु का द्रव्यमान कैसे नापा जाता है, किसी ग्रह का द्रव्यमान कैसे नापा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, मापन से क्या तात्पर्य है। देखिए, फिजिक्स जो होता है ना, भौतिक विज्ञान, इसमें क्या है कि हम प्रकृति में जितनी घटनाएं होती हैं उनका मापन करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स हम कह सकते हैं कि एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का मापन करते हैं। और लॉर्ड केल्विन ने कहा भी था कि फिजिक्स जो होता है, यानी भौतिक विज्ञान जो होता है, वो मापन का ही विज्ञान होता है। तो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट है, मात्रक तथा मापन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ओके, कि मापन होता क्या है। अब देखो, अभी हमने बताया कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, एक तरह से प्रकृति में होने वाली घटनाओं का इसमें क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। अब देखिए, प्रकृति में होने वाली घटनाओं में सभी घटनाओं का हम मापन नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई दौड़ रहा है, तो दूरी जो नापा वो तो हम मेज़र कर लिए, ठीक है। अब कोई मान लीजिए कूद रहा है, तो ऊंचाई कितना कूदा ये हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं आसानी से। कोई कहीं पे बल लगा रहा है तो कितना बल लगाया ये भी नाप सकते हैं। कोई कितना स्पीड से चल रहा है ये भी नाप सकते हैं। वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी नाप सकते हैं। लेकिन मान लो कोई हंस रहा है, तो आप नाप सकते हैं कि वो कितना हंसा। कोई रो रहा है, आप नाप सकते हैं, नहीं। अब मान लीजिए किसी को किसी कारणवश फीलिंग लेकर के अपना बैठा हुआ है, दुखी मन से बैठा हुआ है, उसको कितना दुख है, क्या प्रॉब्लम है, ये आप मेज़र नहीं करते। मतलब प्रकृति में ये सब भी घटनाएं आ जाती हैं। तो इन सब जो फीलिंग्स होते हैं हमारे, उन सब का हम मेज़रमेंट फिजिक्स में नहीं करते हैं। हम केवल उन्हीं का मेज़रमेंट करते हैं जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं। तो इसी आधार पर बनाई गई हैं भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म हम देख लेते हैं ये भौतिक राशियों के बारे में, कि भौतिक राशियां भाई क्या होती हैं। तो फिजिक्स तो भाई मापन का विज्ञान ही है, तो भौतिक राशियां होती क्या हैं। तो फिजिक्स में ऐसी घटनाएं जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई दौड़ रहा है, तो कितना दूरी तय किया, दूरी नाप सकते हैं, तो दूरी भी क्या है, एक भौतिक राशि है। कोई कहीं कहीं पर बल लगा रहा है, तो कितना बल लगाया है, बल नाप सकते हैं, तो बल भी क्या है, एक भौतिक राशि है। लेकिन कोई रो रहा है, कितना रोया ये नाप नहीं सकते, ठीक है, तो ये भौतिक राशि नहीं है, ओके। तो सबसे पहला टर्म आ गया कि भौतिक राशियां होती क्या हैं, तो जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं वो सभी क्या हैं, भौतिक राशियां। लेकिन ये हमारा मेन चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर में हमें मात्रक और मापन के बारे में पढ़ना। अब भौतिक राशियां तो हमें पता चल गई, लेकिन अब बात यह है ना कि हम मापन करते कैसे हैं। भाई अगर मान लीजिए हम कह दें कि ये एक सर्कल है, चलिए आपने देख लिया ये सर्कल कि है, ये भाई एक वृत्त है, ठीक है। लेकिन आज आपने देख लिया इस सर्कल को, कल हम आपसे पूछें कि जो कल देखा था सर्कल वही यहीं पे बना दो, तो क्या आप एग्जैक्ट यही सेम टू सेम इतना बड़ा बना देंगे, नहीं, कुछ ना कुछ मिस्टेक आपसे हो जाएगा। या मान लो 2 दिन बाद हम पूछें भाई जो सर्कल देखा था वृत्त, उस वृत्त को बनाओ, तो आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमने जो सर्कल को ऑब्जर्व किया है वो अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ऑब्जर्व किया है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, को पता ही है, नाक, कान, आँख, त्वचा, और क्या होता है, जीभ, ठीक है। जीभ बहुत चलता है लोगों का, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
इसी पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम क्या करते हैं, अपने पूरे रंग बिरंगे संसार का एंजॉय करते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसमें पहचानते हैं, परखते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो हमने अपने ज्ञानेंद्रिय से इसको क्या किया, देख लिया। लेकिन हम अपने ज्ञानेंद्रियों पे पूरा पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए आँख से हमने इसको देखा, अब हमें कल फिर इसे बनाना है, तो आँख से देखा हुआ चीज़ है ना, अब फिर हम बनाएंगे तो हो सकता है इतना बड़ा हम बना ना पाए। लेकिन अगर यहीं हम इसकी त्रिज्या नाप के आपको बता दें कि देखो भाई इतनी बड़ा त्रिज्या है ये, 1 मीटर 2 मीटर जो भी होगा, तो आपसे अगर हम 500 दिन बाद पूछेंगे ना कि जितना बड़ा गोला बनाया था उतना बड़ा फिर से बना दो, या जितना बड़ा वृत्त बनाया था, तो आप कहेंगे अरे वो तो पता है, इतना बड़ा तो था 1 मीटर का, तुरंत आप बना करके क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो आपने किया क्या, आपने इसका मापन कर लिया। तो मापन करने के बाद आपसे चाहे जब हम पूछेंगे उस चीज़ को आप उतना ही हूबहू उतना बड़ा क्या कर देंगे, उपस्थित कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो मापन की आवश्यकता समझ में आ रही है लाइफ में क्या है अपने। तो चलिए देखते हैं कि मापन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मतलब मापन कैसे करते हैं। देखिए, तो मापन है, अभी हम मापन का आपको परिभाषा बताएंगे कि मापन होता क्या है। वास्तव में मापन जो होता है ना, वैसे अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो एक चीज़ होता है तुलना करना, वही तुलना करना समझिए मापन है। अब जीवन में लोग हर चीज़ का तुलना करते हैं क्या, एक दूसरे से, पढ़ाई से लेकर के एक एक पॉइंट का तुलना करते हैं, तो हर कदम कदम पे समझिए आपके मापन है। ओके, अब देखो मापन के लिए आवश्यकता किन किन चीज़ों की है। तो मापन के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है मेन। एक होता है हमारा मानक मात्रक, एक क्या होता है, मानक मात्रक, इंग्लिश में इसको स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, STANDARD, स्टैंडर्ड यूनिट। और दूसरा जो आवश्यकता होता है वो होता है आंकिक मान का। अच्छा, ये आंकिक मान जो होता है ना, इसी को परिमाण भी कहा जाता है। इसी क्या कहा जाता है, परिमाण भी कहा जाता है। ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, बातें कही है। ठीक है, अब समझते हैं कि मानक मात्रक क्या होता है। देखिए, जिस भी भौतिक राशि का हमें मापन करना होता है, हम एक निश्चित परिमाण को क्या कर लेते हैं, उसका मानक मात्रक मान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपको रूम की लंबाई नापनी है, या आपने किसी भी चीज़ की लंबाई नापनी है, तो आप एक निश्चित लंबाई को क्या है, मीटर मान लिए हैं, और उसी मीटर से आप क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास मीटर उटर नहीं है, कोई रस्सी होगा, आप एक रस्सी की लंबाई को क्या मान लेंगे, मानक मात्रक, उसी से क्या कर लेंगे, नाप लेंगे, रख लेंगे थैली में। आपको पता चल गया हाँ इस रस्सी की लंबाई का 10 गुना है कि 15 गुना है, तो आपको पता चल गया। तो आपने क्या किया, एक निश्चित परिमाण को क्या बना लिया, मानक मात्रक बना लिया। ऐसे मान लीजिए आपको द्रव्यमान नापना है, तो अगर आपके पास किलोग्राम है तब तो आसानी से आप नाप लेंगे कि 1 किलो का है कि 2 किलो का है, 3 किलो का है, कंपेरिजन करके निकाल लेंगे। किलोग्राम नहीं है तो लोग ईंट से भी मेजर कर लेते हैं। ठीक है, 1 ईंट का है कि 2 ईंट कितना वजन है कि 3 ईंट कितना वजन है। तो ये सब क्या है, ये सब मानक मात्रक है कि हम तुलना करने के लिए एक निश्चित परिमाण को क्या बना ले रहे हैं, मानक मात्रक बना ले रहे हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को अगर हमें मेजर करना है, मापना है, तो उसके एक निश्चित परिमाण को हम क्या बना लेते हैं, मानक मात्रक बना लेते हैं। ओके, अब देखिए मानक मात्रक बनाने में कुछ चीज़ों की सावधानियां रखनी पड़ती है। जैसे पहला नंबर क्या है कि मानक मात्रक को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए रूम की लंबाई आपने नाप लिया रस्सी में कि भाई 2 रस्सी 3 रस्सी 4 रस्सी या जितने भी रस्सी की लंबाई के बराबर रूम है, आप मान लिए। अब मान लो किसी से जाके आपको बता रहे हैं कि जो रूम की लंबाई है वो 10 रस्सी के बराबर थी, अगला क्या समझेगा कि 10 रस्सी पता नहीं कौन सी रस्सी से मापा। ठीक है, लेकिन अगर वही रूम की लंबाई आप ये बता देते हैं कि भाई रूम की लंबाई 10 मीटर है, तो समझ जाएगा कितना बड़ा रूम है। क्यों, क्योंकि मीटर को मान्यता प्राप्त है लेकिन आपके रस्सी की लंबाई को मान्यता प्राप्त नहीं है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है हम लोग को कि हम जब भी मानक मात्रक मानेंगे तो ऐसा मानक मात्रक मानेंगे कि जिसे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मान्यता प्राप्त हो। दूसरा नंबर, मानक मात्रक मानते समय एक और सावधानी बरतनी चाहिए। वो क्या है, उस पर कोई बाह्य कारक का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उस पर द्रव्यमान, ताप, दाब इत्यादि का कोई प्रभाव
नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूम में पता चले इतना बड़ा मानक मात्रक आपने कुछ माना है लंबाई का, और धूप में पहुंचते इतना छोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो बाह्य कारक का प्रभाव पड़ गया ना। तो ऐसा कोई मानक मात्रक आपको नहीं मानना। तीसरा, वो स्पष्ट रूप से परिभाषित हो कि हाँ भाई सबको पता है कि 1 मीटर लंबाई कितना बड़ा होता है। ये नहीं कि पता चले यहाँ पे कोई कहे 1 मीटर इतना होता है और दूसरे जगह उसी को बोल दे 1 मीटर इतना नहीं इतना होता है, ठीक है, तो वो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं ना हुआ। तो स्पष्ट रूप से परिभाषित का मतलब कि सबको पता हो कि हाँ उसकी फिक्स लेंथ सबको क्या है जानकारी हो, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो मानक मात्रक मानते समय क्या है, इन चीज़ों का क्या है सावधानी रखना पड़ता है। अब दूसरा देखते हैं अंकिक मान क्या होता है। अब देखिए अंकिक मान क्या बताता है। जैसे किसी भौतिक राशि का हमने मापन किया तो अंकिक मान या परिमाण जो होता है यह दर्शाता है कि उसके मापन में मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम कह देते हैं कि एक क्षण है, उस क्षण की जो लंबाई है ना वो 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। इसका मतलब क्षण को नापने के लिए आपने जो मानक मात्रक यूज किया वो क्या यूज किया? मीटर। और उस क्षण की लंबाई में ना मीटर स्केल आप ले लेंगे तो मीटर स्केल 10 बार सम्मिलित होगा। कितनी बार? 10 बार। तो ये 10 क्या हो गया उसका अंकिक मान, और मीटर क्या हो गया उसका मानक मात्रक। ओके, अब मान लीजिए किसी छात्र का द्रव्यमान हम कह देते हैं कि उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? 50 किग्रा है। तो इसमें भाई ये किग्रा क्या है? मानक मात्रक, और ये 50 क्या है? अंकिक मान, जो बता रहा है कि किलोग्राम 50 बार उसके द्रव्यमान में क्या है सम्मिलित है। तो मेरा दादा समझ में आया होगा कि मानक मात्रक क्या होता है और अंकिक मान क्या होता है। ओके, अब देखिए किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें मापन करना है तो इन दो चीज़ों को लिखना क्या है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मानक मात्रक और अंकिक मान के वो राशि स्पष्ट रूप से परिभाषित ही नहीं होगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी स्टूडेंट से पूछ दूं कि बताओ आपका घर कहाँ है, वो बोल दे कि सर 200 है, उसने बस 200 बता दिया। अब 200 में हमें क्या समझ में आएगा कि भाई 200 मीटर बताया है कि 200 किलोमीटर बताया है? कुछ नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि उसने क्या बताया है? उसने अंकिक मान बताया, पर मानक मात्रक तो बताया ही नहीं। तो स्पष्ट रूप से जानकारी मिला उसके बारे में? नहीं मिला। यानी ये भौतिक राशि क्या है? शुद्ध नहीं है। हाँ, अगर ये बोल दे कि सर 200 मीटर की दूरी पे हमारा घर है, तो हमें पूर्ण रूप से पता चल गया कि हाँ भाई 200 मीटर की दूरी पर इसका घर है, तो 200 मीटर कितना दूर होता है। ओके, अब देखिए तो समझ में आया मानक मात्रक और अंकिक मान क्या होता है। एक बार और हम बता देते हैं। मानक मात्रक है क्या? जिस भी भौतिक राशि का मापन करना होता है उसके निश्चित परिमाण को हम मानक मात्रक मान लेते हैं। अंकिक मान क्या होता है? जो यह बताता है कि उस भौतिक राशि के मापन में मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। अब देखो मापन क्या होता है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनाया गया? मापन की परिभाषा। तो किसी भी भौतिक राशि का उसके मानक मात्रक से तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे हमने बताया ना कि क्षण की लंबाई 10 मीटर है, तो मीटर क्या थे उसका? मानक मात्रक। तो इसी मीटर से तुलना करने का जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो परिभाषा एक तरह से अगर लिखना तो सिंपल आप समझ गए कि मानक मात्रक से तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो हमें लगता है मापन आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग राशियों के बारे में। ओके, तो अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं मूल राशियां और मूल मात्रक क्या होते हैं। ओके, तो अगला हेडिंग हमारा है मूल राशियां तथा मूल मात्रक। ओके, अब देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट। लिख देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट। ओके, समझते हैं मूल राशियां होती क्या हैं। देखिए अभी हमने बताया कि प्रकृति में होने वाली जो घटनाएं हैं इनमें जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां।
अब उन भौतिक राशियों में कुछ मूल राशियां होती हैं। अब मूल राशियों को समझते हैं कि कैसे समझते हैं। देखिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ABCD आपने पूरा पढ़ा होगा A से Z तक। A से Z तक में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26। तो होते तो सिर्फ 26 ही हैं। तो ये 26 के 26 मूल अक्षर एक तरह से मूल लेटर हैं, फंडामेंटल लेटर हैं। अब इन 26 को आपस में मिला करके इंग्लिश का एक साम्राज्य ही खड़ा कर दिया गया, एक नया लैंग्वेज ही बना दिया गया है, एक इस भाषा बना दी गई, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है, तो उस इंग्लिश में अब है क्या भाई? A से Z, यही तो है। तो A से Z है क्या? ये ABCD ये सब क्या है इंग्लिश के? ये सब मूल लेटर है, मूल अक्षर है। इसी से मिला करके पूरा क्या है? भाषा बना हुआ है। ओके, तो उसी तरह से फिजिक्स में क्या है? कुछ मूल राशियां होती हैं जिनके आधार पर ही क्या है? सभी राशियां बनाई गई हैं। मतलब सभी राशियों के यूनिट्स क्या किए गए हैं? इसके आधार पे बनाए गए हैं। तो समझते हैं भाई मूल राशियां होती क्या हैं। तो परिभाषा है, मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मैंने बताया ना कि मूल राशियां होती क्या हैं? तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा इन्हें परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब मूल राशियां क्या हो गई? तो वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा इन्हें परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये सब क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। और इनके मात्रक ही क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। तो पूछ दिया जाएगा अगर एग्जाम में कि मूल राशियां क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, तो आप लिख देंगे आसानी से कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिन्हें परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल, अब देखो ये मूल राशियां जो है ना, ये संख्या में 7 होती हैं। तो ये देख लिया जाए कि मूल राशियां कितनी संख्या में होती हैं। तो ये संख्या में कितनी होती हैं? 7 होती हैं। चलिए, ये संख्या में 7 होती हैं। ओके, अब कौन कौन 7 होती हैं ये देख लिया जाए। ओके, तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ओके, और एक सातवां। 7 राशियां हम देखते हैं कौन कौन होता है। पहला नंबर जो मूल राशि होती है वो होती है हमारी लंबाई। कौन होता है? लंबाई। दूसरा नंबर द्रव्यमान। ओके, तीसरा नंबर समय, ताप, विद्युत धारा, ओके, ज्योति तीव्रता, ओके, और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ओके, तो पूछेगा मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? तो मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब इन मूल राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। देखिए, लंबाई का जो मूल मात्रक माना गया है वो मीटर माना गया है। लंबाई का मूल मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का मूल मात्रक सेकंड। समय का मूल मात्रक सेकंड। ताप का मूल मात्रक केल्विन। ताप का मूल मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर। कूलाम मत लिखिएगा, कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है, वो मूल राशि नहीं है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का मोल। ओके,
तो अपने पास 7 मूल राशियां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और इनके मूल मात्रक क्या होते हैं? लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। अच्छा, इसका सिंबल भी होता है, प्रतीक भी होता है। मीटर को एम से दिखाते हैं, किलोग्राम को केजी से दर्शाते हैं, सेकंड को एस से लिखा जाता है, केल्विन को के से लिखते हैं, के कैपिटल होता है, ये के से लिखते हैं, एम्पियर को ए से दर्शाया जाता है, कैंडिला को सी डी से, और मोल तो भाई हम ओ एल मोल ही लिखा जाता है। ओके, तो ये अपने पास 7 मूल राशियां हो गई। ओके, और ये इनके मूल मात्रक हो गए, और ये क्या है? इनके प्रतीक हैं। तो ये मूल राशियां हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या है? मूल राशियां, और ये इनके मूल मात्रक हैं, और ये क्या है? इनके प्रतीक हैं। तो हमें याद रहेगा कि मूल राशियाँ कितनी हैं, मूल मात्रक कितने हैं, और उनके क्या क्या सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं। चलिए अब अगला टर्म ये समझते हैं कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशियों के बारे में। व्युत्पन्न राशियाँ तथा व्युत्पन्न मात्रक, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न का मतलब जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ओके, देखिए व्युत्पन्न राशियों का मात्रक, व्युत्पन्न राशियों का परिभाषा बहुत आसान बनाया गया है। व्युत्पन्न राशियों का परिभाषा क्या होता है? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। कहाँ से? मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। कैसी राशियां कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ओके, और इनके जो मात्रक होते हैं ना, वही क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो सिंपल परिभाषा, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, तथा इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए बल, तो बल बराबर एक फार्मूला होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। आगे आप पढ़ेंगे। देखिए, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है ना, ये किलोग्राम होता है, जिसको हम किग्रा लिखते हैं। ओके, त्वरण का जो मात्रक होता है, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बल का जो मात्रक होता है ना, वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए, ये किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। सेकेंड समय का। इसका मतलब कि ये बल जो भौतिक राशि है ना, ये 3 मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा रही। कौन कौन? द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है, तो बल जो है जब 3 मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा रही है, तो इस बल को हम कैसी राशि कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। और इसका ये जो मात्रक है, ये भी कैसा है? व्युत्पन्न मात्रक है। समझ में आया? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यही ना होता है। तो इसका मात्रक अगर लिखना है तो मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक हम लिखते हैं मीटर के, और समय का सेकंड। तो चाल जो भौतिक राशि है ना, ये 2 मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा रही है। कौन कौन? एक लंबाई और दूसरा क्या है? समय। तो इसका मतलब ये चाल कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। और इसका मात्रक क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। तो समझ में आ रहा है बच्चों पूरा का पूरा? देखिए, कहने का मतलब ये है ना कि मूल राशियों को छोड़ करके, ठीक है, अब इसके अलावा और भी 2 होती है, पूरक मूल राशियां होती हैं। उनको छोड़ करके लगभग जितनी भी राशियां होती हैं, वो सभी हमारी क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां ही होती हैं। ओके, तो व्युत्पन्न राशि क्लियर हुआ। अगली राशि जो हमारी है, पूरक मूल राशियां हैं। देखिए, अब व्युत्पन्न और मूल राशियों के अलावा 2 और राशियां होती हैं, जिसको लेकर के फिजिक्स की सारी राशियां क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं, पूरा होती हैं। जिसको हम कहते हैं पूरक मूल राशियां। ओके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब ये पूरक मूल राशियां क्या होती हैं? ठीक है, इन्हीं को मिला करके हमारी भौतिक के सभी राशियां क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं, यानी कि पूरा होती हैं। ओके, अब देखो,
ये पूरक मूल राशियां जो होती हैं ना, ये दो होती हैं। कौन कौन? पहला नंबर एक होता है, इसको हम कहते हैं समतलीय कोण, या सिंपल से कोण ही बोला जाता है, समतलीय कोण। ओके। और दूसरा नंबर एक होता है घन कोण। दूसरा क्या होता है? घन कोण। ओके। तो एक हो गया समतलीय कोण और एक क्या हो गया? घन कोण। एक को हम कहते हैं प्लेन एंगल और एक को कहते हैं इंग्लिश में सॉलिड एंगल। ओके। तो इसको कहते हैं प्लेन एंगल, लिख देते हैं प्लेन एंगल। ओके। और ये क्या है? सॉलिड एंगल। तो अब इसको हम समझते हैं कि समतलीय कोण क्या होता है और घन कोण क्या होता है। तो अभी हमने देख लिया कि मूल राशि क्या होती हैं, इनकी कितनी संख्याएं होती हैं, मूल मात्रक क्या क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। ओके। अब देखते हैं कि पूरक मूल राशियां क्या होती हैं। ओके। तो अभी हमने बताया कि पूरक मूल राशियां दो होती हैं, एक समतलीय कोण होता है और एक घन कोण होता है। तो अब इन दोनों को समझते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो पूरक मूल राशियां होती हैं ये दो होती हैं। कौन कौन? समतलीय कोण और एक क्या होता है? घन कोण। अब समतलीय कोण क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए एक वृत्त है। ओके। तो किसी वृत्त के चाप द्वारा, चाप का मतलब समझते हैं ना, ये भाई इसके परिधि का एक टुकड़ा जो होगा ना वो क्या कहलाएगा? चाप कहलाता है। ठीक है, आर्क बोलते हैं इंग्लिश में। तो किसी वृत्त के परिधि के टुकड़े यानी कि चाप द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित किए गए कोण को हम क्या कहते हैं? समतलीय कोण, एक तरह से। ठीक है। तो सिंपल परिभाषा, किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित किए गए कोण को क्या कहते हैं? समतलीय कोण कहते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि ये r त्रिज्या का वृत्त है और एक s लंबाई का ये चाप है। ठीक है। और इसके द्वारा आंतरित किया गया कोण कितना है? थीटा है। तो एक फॉर्मूला होता है कि कोण इक्वल्स टू चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। ओके। या हम कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू यस बटे आर। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है रेडियन। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। ठीक है, इसका मात्रक रेडियन होता है। शार्ट में हम इसको RAD भी लिख देते हैं, रेडियन को। ठीक है। तो समतलीय कोण क्या होता है? सिंपल, किसी वृत्त के चाप द्वारा, यही ना चाप है, उसके केंद्र पर आंतरित किए गए कोण को क्या कहते हैं? समतलीय कोण। मान लेते हैं ये इसका केंद्र है, केंद्र का नाम O रख देते हैं। ओके। तो ये इसका समतलीय कोण हो गया। अब कोण इक्वल्स टू चाप बटे त्रिज्या फॉर्मूला, यानी थीटा इक्वल्स टू यस बटे आर रख सकते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। तो एक लाइन में पूछा जाएगा कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। ओके। अब देखिए एक रेडियन क्या होता है, अगर कोई पूछ दे एक रेडियन क्या है, तो यदि यहाँ से देखा जाए, यदि S बराबर R हो जाए, तो S और R बराबर हो जाएंगे तो दोनों कट जाएगा ना, तो थीटा बराबर कितना बचेगा? 1 रेडियन। यही ना आया? तो परिभाषा कैसे बनाएंगे? अब देखिए ये त्रिज्या है ना, ये R क्या है भाई? त्रिज्या। अगर त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप हो जाए तो बीच जो कोण बनेगा वो कितना होगा? 1 रेडियन। यानी 1 रेडियन वह समतलीय कोण है, ठीक है, कि जो उसकी त्रिज्या के बराबर के लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित किया जाता है। सिंपल परिभाषा। ओके। अब आगे देखते हैं घन कोण क्या होता है। ठीक है, घन कोण क्या होता है? घन कोण जो होता है ना, ये क्षेत्रफल के द्वारा बनता है। ये कैसे बनता है? क्षेत्रफल के द्वारा। से मान लिया जाए एक गोला है। अब देखिए इसमें क्या था? वृत्त, और इसमें क्या है? गोला। तो गोला जो होता है भाई, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, लेकिन वृत्त में ऊंचाई नहीं होता है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। ओके। तो फुटबॉल हमारा क्या होता है? गोल होता है। ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए क्या है? गोला है। तो अगर हम गोले का एक हिस्सा कट करते हैं कहीं से, छोटा सा टुकड़ा, तो ये कुछ टुकड़ा कुछ इस प्रकार में होगा। देखिए ऐसे होगा। ओके। अब ये पार्ट हमारा क्या है? कट किया हुआ पार्ट है ऊपर से। ठीक है, कुछ व्यूज दिख रहा है इस तरह से। ओके। तो घन कोण है क्या? तो किसी गोले के क्षेत्रफल द्वारा
उसके केंद्र पर आंतरित किए गए कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये गोला है और इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या क्या है, R है। तो इस गोले का एक क्षेत्रफल, एक छोटा सा क्षेत्रफल है dA। कितना क्षेत्रफल है, dA। और मान लेते हैं इस सूक्ष्म क्षेत्रफल dA द्वारा आंतरित घन कोण जो है वो कितना है, d ओमेगा। आप पूछेंगे सर d क्या है, तो जब कोई बहुत छोटी राशि दिखाई जाती है, जो छोटा लंबाई हो गया, छोटा द्रव्यमान हो गया, तो उसको हम d से दिखाते हैं। अभी आगे हम पढ़ाएंगे उसको, डिफरेंशिएट वैल्यू बोला जाता है। ओके, तो बहुत छोटा सा एक क्षेत्रफल मान लिया dA, तो उसके द्वारा आंतरित घन कोण क्या है, d ओमेगा। ओमेगा से दिखाते हैं। देखिए एक होता है W, ऐसे बनता है, तो छोटा सा ऐसे W बनाएंगे, उसको गोल कर देंगे, तो इसको पढ़ा जाता है ओमेगा। क्या पढ़ते हैं, ओमेगा। तो देखिए घन कोण का एक फॉर्मूला होता है। घन कोण होता क्या है, तो घन कोण जो होता है ना, d ओमेगा इक्वल्स टू ये क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, तो d ओमेगा इक्वल्स टू dA बटे R स्क्वायर। ओके, ये घन कोण होता है। अब देखिए मान लो अगर ये क्षेत्रफल जो है, ठीक है, ये थीटा डिग्री क्या हो जाए, ऐसे झुक जाता है, यहाँ से ऐसे थीटा डिग्री का कोण बना लिया। कितना कोण का, थीटा। तो अब जो हम लिखते हैं d ओमेगा, वो dA cos थीटा बटे R स्क्वायर लिखते हैं। कितना लिखते हैं, dA cos थीटा बटे R स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है ना, वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। ओके, स्टेरेडियन। ओके, तो आसान है एकदम। घन कोण होता क्या है, तो गोले के क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित किए गए कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण। अब देखिए घन कोण बनता है गोले के क्षेत्रफल द्वारा, और ये बनता है वृत्त के चाप द्वारा। तो वृत्त और गोले में अंतर समझ में आ रहा है ना। तो मात्रक इसका क्या होता है, स्टेरेडियन, और इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। अच्छा, एक स्टेरेडियन कितना कोण होगा, तो यदि dA और R स्क्वायर बराबर हैं, यदि मान लो dA और R स्क्वायर आपस में क्या है, बराबर है, इसका मतलब त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल अगर रहेगा, तो जो घन कोण होगा वो कितना होगा, एक स्टेरेडियन, क्योंकि कट जाएंगे जब बराबर होंगे तो। ओके, तो सिंपल परिभाषा, एक स्टेरेडियन क्या है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो उसके त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित किया जाता है। ओके, तो आसान है, dA बराबर R स्क्वायर है, तो इस कंडीशन में जो d ओमेगा होगा वो एक स्टेरेडियन होगा। ठीक है, एक स्टेरेडियन होगा। ओके, SR से इसको हम दिखाते हैं। ओके, अब देखिए अगर d ओमेगा का अधिकतम मान देखा जाए तो कितना होगा। देखिए d एक छोटा सा क्षेत्रफल है ना, तो संपूर्ण गोले के द्वारा अगर ये निकालना है कि हमें घन कोण कितना होगा, तो संपूर्ण जो गोले का क्षेत्रफल होता है ना, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल यानी कि इसका संपूर्ण पृष्ठ, ओके, वो कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर, यही होता है। तो घन कोण कितना हो जाएगा, घन कोण मान लीजिए अब ओमेगा हो गया, d ओमेगा छोटा सा था ना, तो घन कोण अब मान लीजिए ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। तो क्षेत्रफल यही है ना 4 पाई R स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए। तो कितना आया, 4 पाई स्टेरेडियन। तो घन कोण का अधिकतम मान कितना आएगा, 4 पाई स्टेरेडियन इतना होगा। ओके, तो हमें लगता है आज का लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा कि मापन क्या होता है। ओके, मापन के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, मानक और मात्रक, मानक मात्रक और आंकिक मान। तो मानक मात्रक आंकिक मान क्या होते हैं ये भी हमने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, पूरक मूल राशियाँ क्या होती हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये दो होती हैं, एक समतली कोण और एक घन कोण। इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ा कि समतली कोण क्या होता है, तो समतली कोण का मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका क्या होता है, रेडियन। घन कोण क्या होता है, कैसे बनता है, और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। घन कोण का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो 4 पाई स्टेरेडियन हो सकता है। ओके, तो अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मापन की पद्धतियाँ क्या क्या होती हैं, और लंबाई के क्या छोटे मात्रक क्या होते हैं, बड़े मात्रक क्या होते हैं, द्रव्यमान के छोटे मात्रक, बड़े मात्रक। तो वो लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा इसका। ओके, तो धन्यवाद।